छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है डीएनए ध्रुवीकरण क्या है, डीएनए ध्रुवीकरण का समय कहाँ पर होता है, डीएनए असंरक्षित ध्रुवीकरण के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं डीएनए ध्रुवीकरण किन किन चरणों में पूरा होता है उसका अध्ययन करने। तो यहाँ पर चलते हैं डीएनए द्विगुणन, डीएनए द्विगुणन के विभिन्न चरण डिफरेंट स्टेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ध्यान देंगे। सर्वप्रथम जो है जॉन कैरिस नामक वैज्ञानिक ने 1963 में ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक के द्वारा इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु, इस्चेरिचिया कोलाई क्या है, जीवाणु है, में इन्होंने जो है डीएनए द्विगुणन का वर्णन किया। सर्वप्रथम जॉन कैरिस नामक वैज्ञानिक ने 1963 में ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक के द्वारा इस्चेरिचिया कोलाई में डीएनए द्विगुणन का वर्णन किया। डीएनए द्विगुणन जो है ये कई चरणों में पूर्ण होता है। जैसे नंबर 1 डीऑक्सी, प्रथम चरण है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोटाइड की सक्रियता, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड। दूसरा डीएनए द्विगुणन का प्रारंभन इंग्लिश में यहाँ लिख सकते हैं इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा डीएनए अणुओं के प्राकुंडन, डीएनए अणुओं के प्राकुंडन का आकुंडन एवं पुनर्कुंडलन डीकॉइलिंग
recoiling and recoiling of supercoils of DNA molecules. नेक्स्ट चौथा द्विकुंडलनी का आकुंडलन एवं धर्म rebinding and melting of double helix. पांचवा RNA प्राइमर का संश्लेषण। RNA प्राइमर का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ RNA प्राइमर। नेक्स्ट क्षार युग्मों का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ बेस पेयर्स। और सातवां है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट इंटू मोनोफॉस्फेट। और आठवां है नई डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए चेन। तो छात्रों, इस प्रकार से डीएनए द्विगुणन जो होता है ये 8 चरणों में गुणा होता है। कितने चरणों में? 8 चरणों में
प्रथम को कहते हैं डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड की सक्रियता, दूसरे को डीएनए द्विगुणन का प्रारंभ या इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तीसरे कहते हैं डीएनए अणुओं के परागकुंडलन का आकुंडलन पुनर्कुंडलन, डीकॉइलिंग या डीकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, और चौथे को कहते हैं डीएनए द्विकुंडलनी का आकुंडलन विनुद्रमण, और पांचवा है डीएनए प्राइमर का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, और जो है छठवां है क्षार युग्मों का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ बेस पेयर्स, सातवां है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इनटू मोनोफॉस्फेट, और लास्ट जो है नई डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए चेन। तो इस प्रकार से कोशिकाओं में डीएनए द्विगुणन की क्रिया जो होती है ये 8 चरणों में जो होती पूरी होती है। तो अब हम चल रहे हैं जो है प्रथम स्टेप से प्रारंभ करने। प्रथम स्टेप में कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं के केंद्रक में जो है, कोशिकाओं के केंद्रक में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, ये कौन कौन से? डीऑक्सी एडेनोसिन और डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सीसाइक्लिडिन एवं डीऑक्सीथायमिडिन, डीऑक्सीथायमिडिन पाए जाते हैं। हमने बताया कि जो है केंद्रक में जो है 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, केंद्रक के केंद्रक में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी एडेनोसिन और दूसरा जो होता है डीऑक्सी गुआनोसिन, तीसरा डीऑक्सी एडेनोसिन एवं डीऑक्सीसाइक्लिडिन पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विगुणन के समय जो है, द्विगुणन के समय फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ट्राइफॉस्फेट में कैसे परिवर्तित होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो है एटीपी पूरा देना पड़ेगा, एटीपी से 2 फास्फेट अणु ग्रहण करके ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में जो होता है 5 मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड में 5 मोनोफॉस्फेट जोड़ दिया जाता है,
तो जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है। ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड ये जो है डीऑक्सी एडेनोसिन हाइव मोनोफास्फेट कैसे लिखना पड़ेगा, और डीऑक्सी गुआनोसिन हाइव मोनोफास्फेट, इसी प्रकार डीऑक्सी साइटिडीन हाइव मोनोफास्फेट एवं डीऑक्सी थायमिडिन हाइव मोनोफास्फेट। ठीक है। तो अभी हमें बताया कि यहाँ हमने न्यूक्लियोसाइड दिए थे, तो अभी हमने बताया कि एंजाइम में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी एडेनोसिन 5 मोनोफास्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन 5 मोनोफास्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन 5 मोनोफास्फेट एवं डीऑक्सी थायमिडिन 5 मोनोफास्फेट जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। द्विगुणन के समय जो है इस क्रिया में फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एटीपी से 2 फास्फेट अणु ग्रहण करके ट्राइफास्फेट में जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार इस क्रिया में जो है इस चरण में या इसमें जो है डीऑक्सी एडेनोसिन हाइव मोनोनाइट हाइव ट्राइफास्फेट, इसी प्रकार डीऑक्सी गुआनोसिन 5 ट्राइफास्फेट, और इसी प्रकार जो है डीऑक्सी साइटिडीन 5 ट्राइफास्फेट एवं डीऑक्सी थायमिडिन 5 ट्राइफास्फेट जो है बनते हैं। क्योंकि इस क्रिया में जो होता है ये क्रिया फास्फोराइलेज की उपस्थिति में होती है, साथ ही जो है इसमें जो है एटीपी से 2 अणु जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके ट्राइफास्फेट परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को फास्फोरीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फास्फोरीकरण, फास्फोराइलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फास्फोराइलेशन। ध्यान दीजिएगा फिर से। केंद्रक में जो है कोशिकाओं के केंद्रक में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी एडेनोसिन 5 मोनोफास्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन 5 मोनोफास्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन 5 मोनोफास्फेट एवं डीऑक्सी थायमिडिन 5 मोनोफास्फेट जो होते हैं ये पाए जाते हैं। द्विगुणन के समय ये जो है न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एटीपी से 2 फास्फेट अणु ग्रहण करके ट्राइफास्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे जो होता है डीऑक्सी एडेनोसिन 5 ट्राइफास्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन 5 डीऑक्सी गुआनोसिन 5 ट्राइफास्फेट और डीऑक्सी साइटिडीन
5 ट्राइफॉस्फेट या 5 ट्राइफॉस्फेट होते हैं, वो बनते हैं। इस क्रिया को फास्फोरीकरण कहा जाता है या फास्फोराइलेशन कहा जाता है। तो द्विगुणन का चित्र हम पहले से तैयार बना चुके हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेप द्विगुणन का प्रारंभन, इनिशिएशन, या लिख सकते हैं डीएनए द्विगुणन, डीएनए द्विगुणन का प्रारंभन, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ लिखा है, ये आप डार्क बनाएगा यहाँ पर, ये दोनों, ये डीएनए है, ये दोनों श्रृंखलाएं हैं। ओरिजिन माने मूल, रेप्लिकेशन ओरिजिन मतलब द्विगुणन मूल। तो ध्यान देंगे, कोशिकाओं में जो है द्विगुणन जो होता है, कोशिकाओं में द्विगुणन डीएनए के जो है एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है। डीएनए के एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है। एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है, जिसे जो है द्विगुणन मूल बिंदु या रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यही है। तो ये डीएनए है, इसी बिंदु से प्रारंभ होता है। तो कोशिकाओं में डीएनए का द्विगुणन एक डीएनए के निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है, जिसे हम द्विगुणन मूल बिंदु या रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। ये जो है इस बिंदु पर जो है डीएनए के इस बिंदु पर नाइट्रोजनी क्षारों की जोड़ियों के बने छोटे छोटे खंडों की कई बार पुनरावृत्ति होती है। छोटे छोटे खंडों की कई बार पुनरावृत्ति होती है। इस बिंदु पर नाइट्रोजन क्षारों की जोड़ियों के बने छोटे छोटे खंडों की कई बार पुनरावृत्ति होती है। ध्यान दीजिए, जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में केवल एक जीवाणु या बैक्टीरिया में केवल एक द्विगुणन मूल बिंदु होता है।
एक द्विगुणन मूल बिंदु होता है और ये जो होता है उस स्थान पर होता है। यह उस स्थान पर होता है जहां पर डीएनए जो होता है कोशिका कला से जुड़ा होता है। कोशिका कला से जुड़ा होता है। इस बिंदु को जो होता है जीवाणु में या कह सकते हैं बैक्टीरिया में इस बिंदु को जो है ओरिसी कहा जाता है। ओरिसी कहा जाता है, ध्यान देंगे। क्योंकि जो है बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। इसलिए जिस बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर है, जिस बिंदु पर द्विगुणन यहाँ से प्रारंभ होता है उसी बिंदु पर आकर द्विगुणन जो होता है समाप्ति भी होता है। हमने बताया जीवाणु या बैक्टीरिया में केवल एक द्विगुणन मूल बिंदु होता है और ये बिंदु उस स्थान पर होता है जहां पर जो होता है डीएनए कोशिका कला से जुड़ा होता है। इस बिंदु को ओरिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिसी। क्योंकि एक ही द्विगुणन बिंदु होता है और डीएनए वृत्ताकार होता है, इसलिए जहां पर से द्विगुणन प्रारंभ होता है वही बिंदु पर जो होता है समाप्त भी होता है। ये बैक्टीरिया क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। जबकि जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है यूकैरियोटिक सेल्स में एक नहीं कई द्विगुणन मूल बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? कई द्विगुणन मूल बिंदु या रेप्लिकेशन ओरिजिन होते हैं। कई द्विगुणन मूल बिंदु होते हैं। इसलिए एक साथ सभी द्विगुणन मूल बिंदु पर डीएनए द्विगुणन प्रारंभ एवं समाप्त होता है। प्रारंभ एवं समाप्त होता है। अभी हमने क्या बताया कि जो है द्विगुणन कोशिकाओं में द्विगुणन जो होता है डीएनए के एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है, जिसे हम द्विगुणन मूल बिंदु या रेप्लिकेशन मूल कहते हैं। इस बिंदु पर नाइट्रोजन क्षारों की जोड़ियों के छोटे छोटे खंडों की कई बार पुनरावृत्ति होती है। जीवाणु या बैक्टीरिया में एक ही द्विगुणन मूल बिंदु होता है, जैसे यहाँ ये मूल बिंदु होता है और ये उस स्थान पर होता है जहाँ पर डीएनए कोशिका कला से जुड़ा होता है। जीवाणु में या बैक्टीरिया में जो होता है इस बिंदु को ओरिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिसी। क्योंकि एक ही द्विगुणन मूल बिंदु होता है, इसलिए जहाँ से जो है द्विगुणन प्रारंभ होता है जीवाणु में वही पर समाप्त होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कई द्विगुणन मूल बिंदु होते हैं, इसलिए एक साथ से सभी द्विगुणन मूल बिंदु पर जो होता है द्विगुणन मूल बिंदु पर डीएनए द्विगुणन प्रारंभ एवं समाप्त होता है। प्रारंभ एवं समाप्त होता है। नेक्स्ट आइए
अब हम शुरू करते हैं तीसरा स्टेप, डीएनए अणुओं के प्राकुंडलन का आकुंडलन एवं पुनर्कुंडलन डीकॉइलिंग and recoiling of super coils of DNA molecules। ध्यान देगा कि डीएनए जो होता है, डीएनए केंद्रक में सीमित स्थान होने के कारण प्राकुंडलन द्वारा संग्रहित होता है। क्या होता है? केंद्र में क्या होता है? बहुत स्थान नहीं होता, सीमित स्थान होता है। तो सीमित स्थान होने के कारण जो होता है प्राकुंडलन द्वारा जो होता है संग्रहित होता है। ध्यान दें, कोशिकाओं में जो है, कोशिकाओं में डीएनए आकुंडलन, डीएनए प्राकुंडलन का आकुंडलन एवं पुनर्कुंडलन का नियंत्रण एक विशेष प्रकार के एंजाइम के द्वारा होता है। एक विशेष प्रकार के एंजाइम के द्वारा होता है, जिसे टोपोआइसोमरेज कहते हैं। कोशिकाओं में डीएनए प्राकुंडलन का आकुंडलन एवं प्राकुंडलन का पुनर्कुंडलन का नियंत्रण एक विशेष प्रकार के एंजाइम के द्वारा होता है, जिसे हम टोपोआइसोमरेज कहते हैं। यह एंजाइम जो होता है, यह एंजाइम केंद्रक में सीमित स्थान होने के कारण धीरे धीरे जो होता है, धीरे धीरे डीएनए द्विकुंडलनी के प्राकुंडलन को खोलता, प्राकुंडलन को समाप्त करके द्विकुंडलनी को खोलता जाता है, तथा द्विगुणन के पश्चात
पश्चात डीएनए का पुनर्कुंडलन करता जाता है। पुनर्कुंडलन करता जाता है। तो आइए यह है, यहाँ लिखा स्ट्रैंड सेपरेशन। क्या है? स्ट्रैंड सेपरेशन। तो इस क्रिया में अभी हमने बताया कि केंद्रक में डीएनए होता है, लेकिन सीमित स्थान होने के कारण डीएनए जो होता है केंद्रक में पूर्ण रूप से फैल नहीं सकता है। हमने बताया कि इसके आकुंडलन और पुनर्कुंडलन का नियंत्रण जो होता है टोको आइसोमरेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। क्योंकि केंद्रक में डीएनए फैल नहीं सकता है, इसलिए यह एंजाइम जो होता है धीरे धीरे डीएनए द्विकुंडली के प्राकुंडलन को समाप्त करके द्विकुंडली को खोलता जाता है तथा द्विगुणन के पश्चात डीएनए का पुनर्कुंडलन पीछे की ओर मतलब रस्सी खोलिए या आगे की ओर खोलता जाता है, पीछे की ओर रस्सी को पुनः बनाता जाता है, यानी उसके ऐठन को करता जाता है। ये देखिए यहाँ पर दोनों से इसकी दोनों श्रृंखलाएं यहाँ पर जो होती है पृथक हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिकों के अनुसार जो है टोको आइसोमरेज दो प्रकार का होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार टोको आइसोमरेज दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। प्रथम को कहते हैं टोको आइसोमरेज। फर्स्ट, ये क्या करता है? ये जो होता है डीएनए द्विकुंडल, ये जो है एक निश्चित स्थान पर डीएनए द्विकुंडली या द्विकुंडली की एक सूत्र के फॉस्फेट समूह से जुड़कर कटाव उत्पन्न एवं बंद करता है। दूसरा जो है टोको आइसोमरेज सेकेंड। दूसरा एंजाइम है टोको आइसोमरेज सेकेंड। तो ये दोनों एक सूत्र पर, लेकिन ये दोनों सूत्रों पर करता है। ये क्या काम करता है? ये जो है एक निश्चित, एक काम ये भी करता है, एक निश्चित स्थान पर डीएनए द्विकुंडली के दोनों सूत्रों के फॉस्फेट समूह से जुड़कर श्रृंखला में या उसके कटाव उत्पन्न योग समाप्त करता है। तो इस तरह हमने बताया कि जो है डीएनए सीमित स्थान होने के कारण जो होता है प्राकुंडल द्वारा जो है डीएनए केंद्रक में संघनित हो जाता है और डीएनए के प्राकुंडल में आकुंडलन में पुनर्कुंडलन नियंत्रण टोको आइसोमरेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है।
केंद्र में सीमित स्थान होने के कारण डीएनए पूरी लंबाई फैल नहीं सकता, इसलिए टोकोआइसोमरेज जो होता है धीरे धीरे डीएनए द्विकुंडली के परागकुंडल को समाप्त करके द्विकुंडली होता जाता है तथा पीछे की ओर द्विगुणन के पश्चात जो होता है डीएनए का पुनर्कुंडल करता था, पूरा उसको बनाता जाता है, ऐसा रहता है। वैज्ञानिकों का साथ हमने बताया टोकोआइसोमरेज दो प्रकार का होता है। टोकोआइसोमरेज फर्स्ट, ये जो होता है फर्स्ट जो होता है एक निश्चित स्थान पर डीएनए द्विकुंडली के एक सूत्र के फास्फेट समूह से जुड़कर के डीएनए में जो होता है कटाव बंद करता है। दूसरा जो है टोकोआइसोमरेज सेकंड, ये जो होता है निश्चित स्थान पर डीएनए द्विकुंडली दोनों सूत्र, एक सूत्र पर नहीं, दोनों सूत्रों के फास्फेट समूह से जुड़कर कटाव उत्पन्न बंद करता है। अब आइए चौथा चरण, नेक्स्ट चौथा चरण द्विकुंडली का आकुंडलन एवं धर्म आकुंडलन रीबिल्डिंग and melting of double helix ध्यान दीजिएगा, इसमें द्विगुणन में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन कार्य करती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन कार्य करती है जिसे मूल बंधनी प्रोटीन ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन कहा जाता है। द्विगुणन के समय जो है, द्विगुणन के समय मूल बंधनी प्रोटीन डीएनए के द्विगुणन मूल बिंदु से जो है जुड़ जाती है। प्रोटीन के जुड़ने के पश्चात होता है। इसके अतिरिक्त वह सभी प्रोटीन एवं एंजाइम द्विगुणन मूल बिंदु से या कह सकते हैं मूल बिंदु से जुड़ जाते हैं। जो द्विगुणन में अपना योगदान देते हैं। इस दौरान होता है, इस समय जो है
बंधनी प्रोटीन जो होती है, मूल बंधनी प्रोटीन एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करके द्विगुणन मूल बिंदु पर नाइट्रोजनी क्षारों के हाइड्रोजन बंधों को समाप्त करके दोनों बंधों को समाप्त करके डीएनए के दोनों सूत्रों को पृथक कर देती है। क्या करती है? पृथक कर देती है। ध्यान दीजिएगा, इसी क्रिया को तरमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरमण। ध्यान देंगे, अब ये जो है दोनों श्रृंखलाएं जो होती है यहाँ पर ये अलग हो गई हैं और इसमें जो है हाइड्रोजन बंधों के समाप्त होने पर, जब समाप्त हो जाते हैं हाइड्रोजन बंधों के समाप्त होने पर जो है द्विगुणन मूल बिंदु के दोनों मतलब दाएं एवं बाएं बता रहे हैं, दाएं एवं बाएं कैपिटल वाई के आकार की एक द्विगुणन शाखा बन जाती है। क्या बन जाती है? द्विगुणन शाखा बन जाती है। ध्यान देंगे, हमने बताया कि इस क्रिया में विशेष प्रकार की प्रोटीन का कार्य करती है जिसे मूल बंधनी प्रोटीन कहते हैं। द्विगुणन के समय जो होती है ये प्रोटीन जो होती है द्विगुणन मूल बिंदु है, द्विगुणन मूल बिंदु से जुड़ जाती है। इस दौरान इसके जुड़ने के पश्चात अन्य प्रोटीन जो एंजाइम जुड़ जाते हैं जो द्विगुणन अपना योगदान देते हैं। इसमें इस क्रिया में मूल बंधनी प्रोटीन जो होती है एटीपी से एक ऊर्जा प्राप्त करके द्विगुणन मूल बिंदु पर नाइट्रोजन क्षारों के बीच के हाइड्रोजन बंधों को समाप्त कर डीएनए के दोनों सूत्रों को पृथक कर देती है। इसी क्रिया को हम कहते हैं इसी क्रिया को हम कहते हैं तरमण। क्या कहते हैं? दर्वन या मेल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्वन या मेल्टिंग कहा। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन बंधों के समाप्त होने पर, जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए द्विगुणन मूल बिंदु है, तो आप ध्यान दीजिए ये द्विगुणन मूल बिंदु है। हाइड्रोजन बंधों के समाप्त होने पर जो है द्विगुणन मूल बिंदु के इधर एवं उधर दोनों कैपिटल वाई, क्या है? कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई की एक द्विगुणन शाखा बन जाती है। क्या बन जाती है? द्विगुणन शाखा बन जाती है। इधर अगर इसे हम यहाँ दिखाएंगे तब भी आपको ये दिखेगा, एक द्विगुणन शाखा जो होती है वो बन जाती है। पांचवा ये आरएनए प्राइमर केंद्रों के प्रवेशक का संश्लेषण
synthesis of RNA प्राइमर। ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले हमने बताया कि द्विगुणन मूल बिंदु पर हाइड्रोजन बंधों के समाप्त होने पर दोनों द्विगुणन मूल बिंदु के दोनों एक एक कैपिटल वाई के आकार की द्विशाखा बन जाती है। तो ध्यान देंगे, द्विगुणन मूल बिंदु के दोनों द्विशाखा बनने के बाद प्रत्येक द्विशाखा, प्रत्येक मतलब एक शाखा या भी एक से शाखा, प्रत्येक द्विशाखा के डीएनए सूत्रों पर 5 to 3 वहां चित्र में लिखा है, 5 to 3 दिशा में एक आरएनए की छोटी श्रृंखला का निर्माण होता है। छोटी श्रृंखला का निर्माण होता है। ये जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इसकी एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। ध्यान देंगे, द्विगुणन मूल बिंदु पर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन ये बंध समाप्त होकर द्विगुणन मूल बिंदु पर हाइड्रोजन बंधों के समाप्त होने पर द्विगुणन शाखा के बनने के पश्चात एक द्विशाखा ये प्रत्येक द्विशाखा के डीएनए सूत्रों पर 5 to 3 इधर लिखा, 5 to 3 दिशा में आरएनए की एक छोटी श्रृंखला का निर्माण होता है, एक जिसे आरएनए प्राइमर कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर कहते हैं। आरएनए प्राइमर का संश्लेषण जो होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। आरएनए पॉलीमरेज को जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरएनए प्राइमेज भी कहा जाता है। इस क्रिया में जो होता है आरएनए प्राइमेज जो होता है डीएनए हेलिकेज, ये दोनों एंजाइम हैं, डीएनए हेलिकेज से जो होता है जुड़ करके प्राइमोसोम नामक जो है एक संयुक्त रचना का निर्माण करता है। एक संयुक्त रचना का निर्माण करता है। तो इसके यहाँ क्या होता है? द्विगुणन बिंदु पर द्विशाखा के बनने के पश्चात प्रत्येक द्विशाखा के डीएनए सूत्रों पर 5 to 3 यहाँ लिखा है, 5 to 3 यहाँ लिखा है। 5 to 3 दिशा में आरएनए की जो है एक छोटी श्रृंखला बनती है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति बनती है, जिसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। यहाँ भी लिखा गया है आरएनए प्राइमर कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है, जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम से संयुक्त होकर के प्राइमोसोम नामक एक संयुक्त रचना का जो निर्माण करता है।
दूसरा ये क्षार युग्मों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ बेस पेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ बेस पेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ बेस पेयर। मान लीजिएगा इस क्रिया में डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, इस क्रिया में डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा डीएनए की खुली, डीएनए की खुली श्रृंखला के नाइट्रोजनी क्षारों से संपूरक, नाइट्रोजनी क्षारों से संपूरक डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट या लिख सकते हैं डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड, रिबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जुड़े कैसे? जब हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षार दूसरे श्रृंखला से अपना जोड़ा बनाते हैं। तो इस क्रिया से जोड़ा, इस क्रिया में डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा डीएनए की खुली श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारों से जो है संपूरक, अर्थात जैसे एडेनिन से थाइमिन, संपूरक डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जुड़ना जो होते प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट आइए सातवां, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इंटू मोनोफॉस्फेट। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है इस क्रिया में डीएनए की पैतृक श्रृंखला से न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के जुड़ने के पश्चात पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है, एंजाइम की उपस्थिति में
न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड ट्राई फास्फेट से दो फास्फेट अणु मुक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं, जिससे जो है जिससे न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट लिख सकते हैं, जिससे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में बदल जाता है। मोनोफॉस्फेट में बदल जाता है। क्या होता है? इसके पहले में बताया था कि डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड का जो होता है वो सक्रियता, उसमें क्या था कि डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड जैसे एमिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, ये जो होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी से 2 फास्फेट समूह ग्रहण करके ट्राइफॉस्फेट बदल जाता है। यहाँ पर वही ट्राइफॉस्फेट से जो होता है 2 फास्फेट समूह अलग होता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड जो है ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में जो होता है बदल जाता है। ये 7 नंबर हो गया। अब चलते हैं 8वां नंबर जो है लास्ट स्टेप, डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन इस क्रिया में डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में जो है डीएनए सांचे पर जो होता है, एक सांचे पर जो है सांचे पर निकटवर्ती न्यूक्लियोटाइड जुड़कर डीएनए की एक नई श्रृंखला का निर्माण करते हैं। डीएनए की एक नई श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं? निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसमें जो है इस प्रकार एक पैतृक डीएनए अणु से जो होता है 2 नए डीएनए अणु का निर्माण होता है। 2 नए डीएनए अणु का निर्माण होता है। तो लास्ट स्टेप में जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए सांचे, जैसे ये है एक सांचा, ये पुराना सूत्र है, ये नया सूत्र है, ये सूत्र सांचे का कार्य कर रहा है।
तो इसमें जो है सांचे पर जो होता है निकटवर्ती न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं जुड़कर डीएनए की एक नई श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक पैतृक डीएनए से जो होता है 2 डीएनए अणु का जो होता निर्माण होता है। कितने? 2 डीएनए अणु का जो होता निर्माण। तो छात्रों ये जो है डीएनए द्विगुणन की क्रिया जो होती है ये समाप्त हो गई। हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है कल चर्चा करेंगे।